आज हम संगठन के प्रश्नों को देखेंगे। तो संगठन में जो प्रथम प्रश्न बन के आता है कि संगठन किसे कहते हैं और संगठन के चरणों को लिखिए। ये 4 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये पूछ सकता है। तो संगठन क्या है? प्रबंध का द्वितीय कार्य है नियोजन के पश्चात। संगठन प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन है। नियोजन के बाद क्या किया जाता है? संगठन किया जाता है। तो संगठन का तात्पर्य है किसी व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जाएंगे, तो उन कार्यों के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, चाहे मानव हो, चाहे मशीनरी हो, मानव, मशीनरी, मुद्रा या पूंजी जिसे कहते हैं, और उसके बाद कच्चे माल और जितने भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सभी को क्या करना? एकत्र करना, संगठित करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो संगठन के अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? कार्यों की पहचान की जाती है कि ये जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है ना, उस कार्य को, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं? कार्य की पहचान करते हैं। कार्य की पहचान के बाद जो हमारा कार्यों की पहचान करते हैं कि कौन कौन सा कार्य इसमें हमको करना है, उसके बाद जो दूसरा कार्य होता है, कार्य का विभाजन, कार्यों का विभाजन या विभाग बनाना, है ना। तो जो हमने कार्यों की पहचान कर ली है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उन कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभाग बना देते हैं, और उन विभागों को क्या कर देते हैं? कार्यों को बांट देते हैं। उसके बाद तीसरा कार्य होगा कार्यों को सौंपना। पहला हमारा उद्देश्य कार्य की पहचान हो गया, दूसरा कार्य विभाजन हो गया, और तीसरा जो हमारा चरण है कार्यों को सौंपना, कि उस विभाग को क्या करना है? कार्यों को हम सौंप देते हैं कि आपको इन कार्यों को करना है, और ये कार्य करके आपको हमको देने हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा कि संप्रेषण या लोगों को उस कार्य को करने के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व को सौंपना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहा जाता है, सौंपना, कार्यों को और अधिकार और उत्तरदायित्वों को सौंपना। तो संगठन के फोर्थ कार्य के रूप में हम क्या करते हैं कि लोगों को जो विभाग है उनके विभाग अध्यक्षों को और उस विभाग को किसी कार्य को करना है, करके कार्यों को सौंपने के साथ साथ उनको अधिकार भी दे देते हैं कि आपको इस कार्य को करने के लिए आपको ये अधिकार प्राप्त है, और ये आपका क्या है? उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से संगठन के ये जो प्रमुख 4 चरण हैं, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि संगठन, सपोज मान लो एक अस्पताल है, एक हॉस्पिटल है, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसमें सभी रोगों का इलाज होता है, मल्टीपल हॉस्पिटल है जहाँ पे सभी रोगों का विभाग होता है। तो ये क्या है? अस्पताल एक संगठन का उदाहरण है। इसके बाद इसमें कार्य कैसे होंगे? सबसे पहले इनको क्या दिया जाता है? कार्यों की पहचान कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कार्य करने हैं। उसके बाद जैसे कि हर रोग का नाक कान गला विभाग अलग होगा, नेत्र रोग विभाग अलग होगा, उसके बाद चेस्ट रोग विभाग अलग होगा, हड्डी रोग विभाग अलग होगा, उसके बाद हृदय रोग विभाग अलग होगा, लीवर वाला विभाग अलग होगा, दंत रोग विभाग अलग होगा। तो इसमें क्या करती है? विभाग कार्यों को पहचान के फिर कार्यों को बांट दी। उसके बाद क्या कर दी है? कार्यों को सौंपना। कार्यों को अस्पताल के हर विभाग को सौंप दिए कि अगर हृदय रोग वाले आते हैं तो आपके पास आएंगे, हड्डी रोग वाले आएंगे तो आपके पास आएंगे, नाक कान गला वाले आएंगे तो आपके पास आएंगे। तो ये कार्यों को सौंपना हो गया। उसके बाद है उस कार्य से संबंधित अधिकार और सूचनाएं उनको प्रदान करना, उत्तरदायित्व देना। उसके तो इन कार्यों को करने के लिए उनको पूरी तरह से क्या किया जाता है? अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि संगठन के किसे कहते हैं और संगठन की जो चरण है उसकी व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके आने की 100% संभावना है।
संगठन से जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, संगठन के महत्व या लाभ को लिखिए। संगठन के महत्व या लाभ को लिखिए। तो संगठन का जो पहला महत्व या लाभ है कि नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन कर पाना। संगठन का जो हमारा प्रथम लाभ है कि जो हमने नीतियाँ बनाई हैं, उद्देश्य बनाए हैं, व्यावसायिक उद्देश्य बनाए हैं, उन नीतियों का क्या कर पाना, प्रभावपूर्ण तरीके से या उचित तरीके से क्या हो पाता है, क्रियान्वयन हो पाता है। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि संगठन में हम कार्य किसके आधार पर विभाजित कर रहे हैं, विशिष्टीकरण के आधार पर, कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में विशिष्ट है उस व्यक्ति को उस कार्य को सौंप दिया जाता है। तो इसलिए संगठन का जो दूसरा लाभ है, इसके अंतर्गत किसको बढ़ावा मिलता है, विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है, प्रबंधकीय कुशलता का वृद्धि होना। इसका जो मतलब तीसरा लाभ है क्या होना, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये जो संगठन है इसमें कार्य का विभाजन और कार्य सौंपना ये सब विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। इसी कारण क्या किया जाता है कि कार्यों की जो कार्यकरण की विशिष्टता है वो बढ़ जाती है और उस कार्यों की सफल होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है ये जो हमारा संगठन का लाभ है कि संसाधनों का सफलता या कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाना। संगठन के अंतर्गत हम सोच समझ के नियोजन प्लानिंग के साथ एक प्लानिंग पर ही कार्य करते हैं। इसी कारण हम जो व्यवसाय में उपलब्ध समस्त संसाधनों का क्या कर सकते हैं, कुशलता पूर्वक क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये संगठन का फिफ्थ जो लाभ या महत्व है कि परिवर्तन को अपनाया जाना। परिवर्तन को अपनाया जाना मतलब ये जो हमारा संगठन है वो एकदम फिक्स्ड नियम से नहीं चलता। अगर इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन की संभावना होती है और परिवर्तन से व्यवसाय के संगठन को एवं व्यवसायिक लाभ पे प्रभाव पड़ता है तो परिवर्तन क्या करता है, करना जरूरी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि परिवर्तन को अपनाया जाता है। उसके बाद ये संगठन से क्या होता है, इसमें कार्य विभाजन होता है, विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, प्रमोशन दिया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और कर्मचारियों का विचारधारा बदलती है और कर्मचारियों को उस संबंधित व्यवसाय और प्रबंध में कार्य करने की रुचि बनी रहती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं संगठन के महत्व या लाभ जो किसी भी व्यवसाय या उपक्रम के लिए क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहता है। संगठन से जो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, संगठन के दोषों को बताइए। संगठन के दोषों को बताइए, ये भी 4, 6, 8 नंबर में पूछा जा सकता है। तो संगठन का जो पहला दोष हम लिखेंगे कि जो संगठन के अंतर्गत जो हम कार्य सौंपे हैं और उसके अंतर्गत विभागों का निर्माण किए हैं, तो पहला दोष तो यही है कि जो विभिन्न विभागों के मध्य क्या हो सकता है, संघर्ष की संभावना उत्पन्न हो सकती है। अर्थात जितने भी हम विभाग बनाए हैं उनमें क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। तो पहला हमारा जो दोष है वो क्या है, विभागों के मध्य संघर्ष की संभावना हो सकती है। दूसरा है कार्यों का दोहराव। ठीक है, हमने कार्यों का विभाजन कर दिया है, लेकिन तो भी क्या हो सकती है, अलग अलग संगठन में क्रियाएं बांट दिए हैं, इसके बावजूद क्या हो सकता है, कार्यों का दोहराव हो सकता है। तीसरा जो हमारे जो दोष है कि संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति कोई किसी कार्य को करता है तो वो अपने तरीके से संसाधनों का उपयोग करके करता है अपने, लेकिन जो उत्पादन है, उद्योग है, ये संगठन बहुत बड़ी इकाई है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कार्य को कोई अकेला व्यक्ति कर सके। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। लेकिन तीसरा जो इसका दोष है क्या हो सकता है, संसाधनों का दुरुपयोग
हो सकता है या होने की संभावना है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट जो बन के आता है कि संगठन के हितों की अवहेलना की जा सकती है। कई बार क्या होता है, हम किसी को कार्य सौंप देते हैं, विभागों में बंटवारा हो गया, तो हम सोचते हैं हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन कोई विभाग है किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर रहा है और कोई विभाग क्या है उसको लाइटली ले रहा है या उस कार्य की अनदेखी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जो संगठन की जो संगठन में कार्य जो हमको करना है और जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, वो लक्ष्य से भटककर जो संगठन के हितों की क्या हो सकती है, अवहेलना हो सकती है। संगठन के हितों की अवहेलना हो सकती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य को कई बार इसको प्राप्त करना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो सकता है। और तो इस प्रकार की जो समस्या है ये उत्पन्न हो सकती है, जो क्या है संगठन के दोष के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके साथ ये हम लिख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं कि संगठनात्मक इकाइयों का क्या हो जाना, उद्देश्य से भटक जाना। ये भी हो सकता है कि अलग अलग जो संगठन है वे केवल अपने संगठन को या अपने विभाग को अच्छा दिखाने के लिए जो मेन उद्देश्य से है उससे क्या हो सकता है, भटक सकता है। तो ये सब क्या है, संगठन के दोष है। आप इन वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा और सारे प्रश्नों को समझ के अच्छे से उत्तर लिख के आइएगा। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, विकेंद्रीकरण के लाभ लिखिए। विकेंद्रीकरण के लाभ लिखिए। तो मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हूँ। विकेंद्रीकरण अर्थात हम किसी कार्य को अकेले नहीं करेंगे, उस कार्य को क्या करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे। कार्यों को क्या करेंगे, विकेंद्रीकरण अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, विभागों में बांट देना और लोगों को क्या कर देना, कार्यों को सौंप देना। तो इसी को क्या कहा जाता है, कार्यों का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो कार्यों का विकेंद्रीकरण के लाभ लिखिए। तो हम जो कार्य का विभाजन करते हैं, विभिन्न विभाग बनाकर या विभिन्न डिपार्टमेंट बनाकर जो कार्य हम सौंपते हैं, उसके लाभ को पूछा गया है। तो विकेंद्रीकरण का जो सबसे अधिक लाभ ये होता है कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है, उच्च स्तरीय प्रबंधक है, उनके कार्यभार में कमी है ना। मतलब किसी भी संगठन में जो उच्च स्तरीय प्रबंधक रहते हैं उनके पास बहुत सारे कार्य और जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब उन कार्यों का क्या कर दिया जाता है, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, तो क्या होता है, उनके जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है उनके कार्यभार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उनको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। तो विकेंद्रीकरण का पहला लाभ ये होता है। दूसरा क्या होता है कि कार्यों में विशिष्टीकरण को बढ़ावा। हम जो कार्य विभाजन करते हैं उसमें इस चीज को ध्यान रखते हैं कि जो विभाग या जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष हो उसी को उस कार्य को सौंपा जाता है। तो कार्य विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर ही किया जाता है। विकेंद्रीकरण किसको बढ़ावा देता है, विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। तो दूसरा लाभ इसका ये हो गया कि विकेंद्रीकरण किसको बढ़ावा देता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। इसका तीसरा लाभ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को, जिन विभागों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है या कार्य सौंपा जाता है, उनका मनोबल क्या होता है, बढ़ता है। उनको जिनको कार्य सौंपा जाता है उनको क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि उनमें जो कार्य क्षमता है उसमें विकास और कार्य करने को कुछ जिम्मेदारी मिलती है, जिसके अंतर्गत उसको कार्य करने में प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है लिख सकते हैं, अधीनस्थों की पहल क्षमता का विकास। जिस व्यक्ति कि किसी भी संगठन में बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे कर्मचारी है, लेकिन वे अपनी बातों को उच्च प्रबंधक या उच्च स्तरीय प्रबंधकों के मध्य नहीं रख पाते। तो विकेंद्रीकरण करने से उनके ऊपर जब भार आएगा तो वो अपने कार्य
के संबंध में उनको तो बात करना ही पड़ेगा, पहल करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, विकेंद्रीकरण से पहल शक्ति या पहल क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट बन के आता है, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि जिनको कार्य सौंपा जाना है, जिनको कार्य को करना है, जिनको उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने आउटपुट देने हैं, पूरा उनको कार्य के साथ साथ अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा जाता है ना। अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तो उनको सारे कार्य स्वयं करने हैं। तो इसलिए उनमें क्या का विकास होता है, निर्णय क्षमता का विकास होता है। और विकेंद्रीकरण का लाभ ये भी है कि जो समय की बचत हो जाती है बहुत ज़्यादा। व्यवसाय में कार्य को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बहुत लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो वो कार्य की जो व्यर्थ समय है वो बर्बादी है, रुक जाती है। और जो व्यावसायिक उद्देश्य है, 6 पॉइंट में लिख सकते हैं, व्यावसायिक उद्देश्य लक्ष्य को कम समय में सफलतापूर्वक उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण के लाभ है। हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यात्मक संगठन के कोई 6 लाभ लिखिए। कार्यात्मक संगठन के 6 लाभ लिखिए। तो कार्यात्मक संगठन का जो पहला लाभ लिखेंगे, विशिष्टीकरण के लाभ। क्योंकि जो हम पहले ही बता चुके हैं, संगठन के अंतर्गत, क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत सबसे पहले संसाधनों को, जो भी व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, उसका एकत्रीकरण संगठन कहलाता है। संगठन करने के बाद हम क्या करते हैं, कार्यों का विभाजन करते हैं, कार्य को सौंपते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं और कार्य को सौंपते हैं। तो वो जो किसके आधार पर होता है, विशिष्टीकरण के आधार पर कार्यों को विभाजित किया जाता है। इसी कारण क्या रहता है, क्रियात्मक संगठन विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना, इसका दूसरा पॉइंट होगा नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना। क्योंकि क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत कार्यों का कार्य विभाजन होता है। उसके बाद कार्यों में विभागों को बांटते हैं, विभाग बनाकर कार्यों को सौंपते हैं, है ना, जो विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। तो इससे क्या होता है, विभिन्न विभागों के बीच में क्या हो जाता है, उनको नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय करना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो नियंत्रण और समन्वय भी क्या है, एक लाभ है। तीसरा है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। किसमें वृद्धि हो जाती है, क्रियात्मक संगठन का लाभ है कि प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। क्योंकि इसके अंतर्गत हम कार्यों को विभाजित कर रहे हैं, लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, उत्तरदायित्व मिल रहे हैं और विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों में क्या होती है, प्रबंधकीय कुशलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, अर्थात जो कार्य है उसका दोहराव क्या हो जाता है, रुक जाता है। कार्यों को हम विभाग में बांट दिए हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्य जो विभाग को जो कार्य सौंपा जाता है वही कार्य वो कर रहा है। इसके कारण जो कार्यों का दोहराव है उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में जो 5वां पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है। क्या किया जाता है, सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है। और 6वें पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं पर्यवेक्षण। सभी क्रियाओं का क्या हो जाता है, सही तरीके से पर्यवेक्षण करने में आसानी होती है, सुपरविज़न करने में आसानी होती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। क्रियात्मक संगठन से परिणाम के अच्छे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्रियात्मक संगठन से जो हमारे व्यावसायिक लाभ है बढ़ जाने की संभावना होती है। तो ये जो प्रमुख 6 प्रकार के लाभ है कार्यात्मक संगठन के हैं, जो लाभ के रूप में लिखे जा सकते हैं। और ये आंसर आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। संगठन का जो और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अलग से भी पूछा जा सकता है या दोनों में अंतर के रूप में पूछा जा सकता है, औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में
अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो इसका जो अंतर का आधार है वो प्रथम आधार है कि जो औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन है ये, इस औपचारिक संगठन बनाना है ये किस में निर्धारित होता है, संगठनात्मक ढांचे में। यह संगठन का जो नीति रहता है, योजना के अंतर्गत विधिवत एक कार्य के रूप में इसको करना ही रहता है ना। इसी को क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है। मतलब इस संगठन को सोच समझ के नीतियों में शामिल करके इस संगठन को बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है, जिसको बनाना अनिवार्य रहता है। अनौपचारिक संगठन क्या है? ये जो अनौपचारिक संगठन है ये इसका कोई नियम कानून नहीं रहता, इसको बनाना अनिवार्य भी नहीं होता। ये लोगों के आपसी संबंध आपसी संबंध के स्वरूप स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे संगठनों को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। उत्पत्ति, पहला अर्थ हो गया, दूसरा उत्पत्ति। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि औपचारिक संगठन को और संगठन की नीतियों में शामिल किया जाता है कि ऐसे संगठन हमको बनाने ही हैं, अनिवार्यता रहती है संगठन के प्लानिंग में ही औपचारिक संगठन बनाना है, ये नियम को रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है। अनौपचारिक संगठन क्या है, वो उसको बनाना या उसका उत्पत्ति स्वतः ही पारस्परिक स्नेह भावना संपर्क से स्थापित हो जाता है। इसको बनाना अनिवार्य नहीं होता, इसका कोई उल्लेख नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट अंतर का आधार लिखेंगे, उद्देश्य। जो औपचारिक संगठन का उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। जैसे श्रमिक संगठन है ना, श्रमिक संगठन है ये हर जगह गठित होते, बड़ी बड़ी कंपनियों में, कारखानों में, उद्योगों में श्रमिक संगठन औपचारिक रूप से इनका निर्माण किया जाता है। और कई के बाद जो और छोटे छोटे जो श्रमिक संगठन है वे स्वयं पनप जाते हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा, अनौपचारिक संगठन का। तो ये जो औपचारिक संगठन है ये उद्देश्यों में शामिल होता है, और अनौपचारिक संगठन है वो स्वतः उत्पन्न होते हैं और ये उद्देश्यों में वो अपने आवश्यकताओं की सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इस प्रकार के जो संगठन है वो बन जाते हैं। औपचारिक संगठन में जो सदस्य है उनके जो संबंध है अवैयक्तिक रहते हैं, मतलब उनके बीच में मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। और अनौपचारिक संगठन में जो क्योंकि स्वयं के गुणों के आधार पर, नेचर प्रकृति के आधार पर ये संगठन बन रहे हैं, दोस्ती यारी के आधार पर संगठन बने हैं, तो इनके बीच में जो अनौपचारिक संगठन के बीच में बोलते नहीं है हमारे जो संबंध है अनौपचारिक है, फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसी कारण क्या होता है, इनके जो संबंध है वो मधुर होते हैं और आपसी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बनते हैं। आकार, जो औपचारिक संगठन है उसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। औपचारिक जैसे बड़े बड़े श्रमिक संगठन है ना, इनका जो आकार है काफ़ी बड़ा हो सकता है। और जो अनौपचारिक संगठन है इसका जो संरचना है, इसका जो ढांचा रहता है वो क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, आकार है वो छोटा होता है। ये जो औपचारिक संगठन है बहुत सारे नियम कानून का क्या होता है, लिखित रूप होता है। जो अधिकार, कर्तव्य, नियम और कानून होते हैं वो क्या होते हैं, लिखित रूप में होते हैं। और अनौपचारिक संगठन में ये तो स्वतः ही बने हैं, अपने आप बने हैं, इसलिए इनमें नियम कानून है वो कि कोई भी कठोर नहीं होते, ना ही लिखित रूप में लिखे जाते हैं। औपचारिक संगठन में जो है सोपान श्रृंखला का पालन किया जाता है, अर्थात उच्च से निम्न स्तर तक जो
आदेश है, निर्देश है, ये उच्च से निम्न तक जो नियम है, नीति है, उसके अंतर्गत प्रवाहित होंगे। और अनौपचारिक संगठन में इस टाइप का संप्रेषण की जो सोपान श्रृंखला है उसका पालन करें, ये आवश्यक नहीं होता। और औपचारिक संगठन क्या है, वो स्थायी होता है, स्थायित्व होता है। और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। तो ये जो है इन सब बिंदुओं पर क्या है, अंतर का आधार है, इसको बना के हमको लिखना है। और औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे कि इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा सकती हूँ आप लोगों को कि औपचारिक संगठन है, जैसे बड़ा बड़ा हमारे कारखाने हैं, प्लांट है और उद्योग है। तो यहाँ पे जो श्रमिक संगठन है, मजदूर संगठन है, ये सब क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। ताकि किस लिए बनाए जाते हैं, वो श्रमिक या कर्मचारियों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए। श्रमिक कल्याण संघ, मजदूर संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, प्रथम वर्ग कर्मचारी संघ, इस टाइप के जो संगठन है ये औपचारिक संगठन है, जो किसी भी संस्था में काम करने वाले लोगों के लिए उनके हित के लिए बनाए जाते हैं। अनौपचारिक संगठन है जैसे कि शहरों में, गांव में गणेश उत्सव हो गया, दुर्गा उत्सव हो गया। तो इस समय क्या होता है, लोगों आपस में संगठित होकर स्वयं की रुचि, अपने टेस्ट के आधार पर या अपनी आवश्यकता और अपनी खुशी के लिए इस टाइप से संगठन में आपस में मिलकर खुद बना लिए, है ना, जिनका कोई लिखित संविधान है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, इस टाइप की भावना नहीं होती, तो उसको क्या कहा जाता है, अनौपचारिक संगठन। तो जैसे दुर्गा उत्सव समिति, गणेश उत्सव समिति और जन्माष्टमी समिति, तो इस टाइप से छोटे छोटे आयोजन के लिए कोई संगठन बन जाता है, वो किसका उदाहरण होगा, अनौपचारिक संगठन का उदाहरण होगा। आज हम नियुक्तिकरण यूनिट के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा जो नियुक्तिकरण से फर्स्ट प्रश्न बन के आता है और आने की संभावना है, नियुक्तिकरण के स्टेप्स है, नियुक्तिकरण के चरण है, उसको विस्तार से लिखिए। तो नियुक्तिकरण का जो प्रथम चरण है कि मानवीय आवश्यकताओं का आकलन। हमको किसी कार्य को करने के लिए, किसी पद में भरने के लिए किस प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता है, इसका आकलन करना। मानवीय आवश्यकताओं को आकलन करना, पहचानना, इसी को ये हमारा भर्ती का या नियुक्तिकरण का प्रथम चरण है। दूसरा चरण क्या होगा, भर्ती। हमको इस कार्य के लिए, इस पद के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है उनकी भर्ती। तो भर्ती करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं, लिखित परीक्षाएं आयोजित किया जाता है। तो दूसरा चरण क्या होगा, भर्ती। तीसरा जो हमारा चरण होगा वो होगा चयन। भर्ती करने के बाद उनसे आवेदन मंगाने के पास, उनकी जो परीक्षाएं लेने के बाद क्या किया जाता है, उनका चयन किया जाता है। तो जो नियुक्तिकरण का तीसरा स्टेप होगा, चयन होगा। और फोर्थ स्टेप होगा कार्य पर लगाना। कार्य पर लगाना, किसी कार्य में भर्ती के पश्चात, चयन के पश्चात उनको कार्य को सौंप देना क्या हो जाएगा, कार्य पर लगाना। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, हमने किसी मानवीय आवश्यकताओं का आकलन कर लिया, उनकी भर्ती कर ली, भर्ती करने के बाद उनको कार्य को सौंप दिया, अर्थात उनका नियुक्ति हमने दे दिया, चयन कर लिया और कार्य पर लगा दिया। उसके बाद हमारा क्या है, उस कार्य के संबंध में क्या करते हैं, हम उनको चयन या प्रशिक्षण देते हैं। तो यही उनका प्रशिक्षण और विकास है, वो 5th पॉइंट होगा। 6th पॉइंट होगा निष्पादन मूल्यांकन। वे अपने कार्य को सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, उस कार्य में कुशलता उन्होंने प्राप्त कर
ली है कि नहीं, इसका निष्पादन क्या कहलाता है, निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट होगा वो क्या होगा, पदोन्नति या कैरियर नियोजन। उनको आगे उसी पद में रहना या उस पद में और अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसको पदोन्नति देना है। और उनका क्या है, कैरियर नियोजन। ये हमारा जो नियुक्तिकरण का कौन सा पॉइंट होगा, 6वां पॉइंट होगा। 7वां पॉइंट हमारा होगा पारिश्रमी या क्षतिपूर्ति। उनको उनको वेतन, जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले उनको वेतन देना, या कार्य के दौरान उनमें किसी भी प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो जाती है तो उनको क्या देना, क्षतिपूर्ति प्रदान करना या क्षतिपूर्ति देना। तो ये सब क्या है, वह नियुक्तिकरण के चरण है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें 9वां पॉइंट में लिख सकते हैं कि पदोन्नति भी लिख सकते हैं, पदोन्नति के बाद स्थानांतरण। तो ये सब जो है भर्ती के क्या है, स्टेप्स है। नियुक्तिकरण में हमारा जो द्वितीय प्रश्न बन के आता है, नियुक्तिकरण के महत्व को समझाइए। तो हमारा देश इतना बड़ा है, संसार इतना बड़ा है, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। बड़े बड़े संगठन है, तो संगठन में लगने वाले आवश्यक जो कर्मचारी है उनकी भर्ती करने के लिए हम क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। लोगों को उनके अनुरूप वो जिस कार्य को करना चाहते हैं उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। तो भर्ती का या नियुक्तिकरण का महत्व यहाँ पे बताना है। तो सबसे फर्स्ट महत्व होगा योग्य कर्मचारियों को की भर्ती, योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करना या भर्ती करना। नियुक्तिकरण या भर्ती के माध्यम से किसी संस्था, किसी संगठन, किसी व्यवसाय, किसी उद्योग में लगने वाले योग्य व्यक्तियों का क्या हो जाता है, खोज हो जाती है, योग्य व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है, जो योग्य एवं कुशल व्यक्ति है उनकी भर्ती होती, इससे क्या हो जाता है, संसाधनों का दुरुपयोग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। संसाधनों का दुरुपयोग क्या हो जाता है, रुक जाता है। उच्च निष्पादन में सहायक, अर्थात व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय के कार्यों के निष्पादन करने के लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाता है, सहायक हो जाता है। कार्यों का निष्पादन क्या हो जाता है, सही तरीके से हो जाता है। फोर्थ है उपक्रम को निरंतर जीवित रखने के लिए, अर्थात अगर किसी भी उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारी ही नहीं होंगे तो वो जो संगठन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उपक्रम को निरंतर जीवित रखने के लिए हमको क्या है, नियुक्तिकरण करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद नियुक्तिकरण का महत्व है कि जो व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये 5th पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और 6 पॉइंट बना सकते हैं, कार्यों में गतिशीलता आती है, कार्य मेरी प्रक्रिया के रूप में चलते रहती है। तो ये सब क्या है, नियुक्तिकरण के महत्व है। नियुक्तिकरण में जो नेक्स्ट प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, भर्ती के आंतरिक स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोतों को संक्षेप में समझाइए। अर्थात भर्ती है वो 2 प्रकार की होती है। बाह्य भर्ती, जिसमें हम वैकेंसीज निकालते हैं, लोगों को विज्ञापन के माध्यम से पता चलता है कि ये नियुक्तियां है, ये पद है। और कई बार क्या होता है कि विज्ञापन नहीं निकालते, प्रमोशन, पदोन्नति विभाग के विभाग ही अंतर भर्ती कर देते हैं। जैसे कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल, लोक सेवा आयोग, ये सब क्या करती है, बाह्य भर्ती के उदाहरण है कि लोगों को विज्ञापन के माध्यम से भर्ती के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये बाह्य भर्ती है। आंतरिक भर्ती के अंतर्गत बड़े बड़े विज्ञापन नहीं निकाले जाते या विज्ञापनों के माध्यम से इन पदों को नहीं भरा जाता। इसके अंतर्गत कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई संस्था है, कोई व्यवसाय है, तो उन्हीं में कार्यरत पहले से कार्यरत कर्मचारियों को क्या किया जाता है, पदोन्नति दे दी जाती है या उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो इस माध्यम से उनको क्या पहले के ही जो कर्मचारी है, श्रमिक है, उन्हीं को ही भर्ती
की जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक भर्ती कहा जाता है। तो आंतरिक भर्ती के अंतर्गत हम कैसे करते हैं कि मान लो कोई उच्च पद रिक्त है और निम्न जो नीचे के अधिकारी कर्मचारी है वो उस कार्य को करने में दक्ष है और बहुत अच्छे से उस काम को कर सकते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, पदोन्नति दे दी जाती है। तो आंतरिक भर्ती का जो पहला माध्यम है वो क्या हो गया, पदोन्नति। पदोन्नत करके हम उसको रिक्त पद है उसको भर सकते हैं। और दूसरा है आंतरिक भर्ती का जो दूसरा पॉइंट होगा, स्थानांतरण। मान लो इस संस्था के कई जगह ब्रांच है, ऑफिसेस है, तो एक एक जो कार्य है, एक ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो उस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेता है, और दूसरा ऑफिस है जहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ बहुत सारे पद रिक्त है। तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस हम क्या करते हैं कि स्थानांतरित कर देते हैं कि वहाँ का कार्य भी बाधित मत हो, और बाह्य भर्ती करने के बजाय अंदर का ही जो व्यक्ति है उस कार्य का निर्वहन करेगा। तो ये क्या हो गया, पहला पदोन्नति हो गया, दूसरा क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया है, तीसरा है अस्थाई अलगाव, है ना। उनको थोड़े समय तक के लिए उस कार्य से हटाकर उस कार्य को पार्ट टाइम के लिए आप प्रभार दे देना, बोलते हैं प्रभार दे देना। जैसे कि मान लो कोई एक बैंक है, एक बैंक में एक अकाउंटेंट है, लेकिन वो मैनेजर का काम भी बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उनके अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए अकाउंटेंट के पद पर किसी और को नियुक्त कर देंगे और उनको मैनेजर का प्रभार दे देंगे और उनको अकाउंटेंट पद से थोड़े समय के लिए हटा देंगे, अलगाव कर देंगे और उनको दूसरा प्रभार देंगे। तो ये जो प्रभार है देना, ये भी क्या है, आंतरिक भर्ती का चरण है, तीसरा बिंदु है। फोर्थ पॉइंट है सेवा वृद्धि। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपनी आयु पूर्ण कर ली है और सेवानिवृत्ति के द्वार पर है, वो सेवानिवृत्त होने की आयु तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी कार्य क्षमता, उनकी एबिलिटी और उनकी योग्यता इतनी है कि वे अभी और उनकी उस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए उनके कार्यों में क्या हो जाती है, सेवा में वृद्धि कर दी जाती है। तो सेवा वृद्धि के माध्यम से भी क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। उसके बाद क्या है, जो ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय तक छुट्टी है उनको वापस बुलाना, या ऐसे कर्मचारी जो बैठ गए हैं, जिनको थोड़े समय के लिए पार्ट टाइम काम दिए थे फिर उनको वापस भेज दिए थे, उनको वापस बुलाना, तो ये सब क्या है, आंतरिक भर्ती के उदाहरण है। इस प्रकार से आंतरिक भर्ती किया जाता है। अभिविन्यास का क्या तात्पर्य है, अभिविन्यास का क्या अर्थ है, तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिविन्यास जो का अर्थ होता है कि जो जिस व्यक्ति को नियुक्ति दी जा रही है या पद पर नियुक्त किया जा रहा है, उसको अपने उच्च स्तरीय और अपने अधीनस्थों से संपर्क स्थापित करना, उनसे परिचय कराना ही क्या कहलाता है, अभिविन्यास कहलाता है। ये 3 नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के एक सोपान के रूप में निष्पादन मूल्यांकन। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के रूप में निष्पादन मूल्यांकन का क्या अर्थ है। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ है कि जिन व्यक्तियों को पद सौंपा गया है, नियुक्ति दी गई है, वह अपने कार्यों का निष्पादन है वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, अपने कार्यों को ठीक प्रकार से निष्पादित कर पा रहा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के रूप में अनुस्थापन का अर्थ लिखिए। तो अनुस्थापन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उस पद को सौंपना, जिस व्यक्ति को भर्ती मिला है उसको उसके कार्य या उसके पद को सौंपना ही क्या कहलाता है, अनुस्थापना कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भर्ती के बाह्य स्वरूप से आप क्या समझते हैं। भर्ती के बाह्य स्वरूप से तात्पर्य है, मैंने पहले ही बता चुका है, आंतरिक भर्ती और बाह्य भर्ती। तो आंतरिक भर्ती हम जो पहले से नियुक्त कर्मचारी है उनको पदोन्नति देना, स्थानांतरण करना, कार्यों में वापस बुलाना, ये सब आंतरिक भर्ती कहलाता है। बाह्य भर्ती से तात्पर्य है कि विज्ञापन के माध्यम से
विज्ञापन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से जब हम बाह्य व्यक्ति को किसी पद के लिए आमंत्रित करते हैं और उसको नियुक्ति देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बाह्य भर्ती कहा जाता है। नियुक्तिकरण में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आ सकता है कि आंतरिक भर्ती को तो हमने समझ लिया, बाह्य भर्ती के लाभ लिखिए, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो बाह्य भर्ती के लाभ के रूप में हम लिख सकते हैं कि बाह्य भर्ती के माध्यम से, क्योंकि इसमें पूरे देश के कैंडिडेट या जो भी किसी भी स्टेट के कैंडिडेट लोग भर्ती प्रक्रिया में ओपन रूप से भाग ले सकते हैं, कोई भी भाग ले सकते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट लाभ ये होता है कि योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्ति मिल पाती है। इसलिए किसी पद के लिए जो सबसे योग्य है उसी का ही चयन हो पाता है, अर्थात उस पद के लिए योग्य व्यक्तियों का ही चयन हो पाता है। दूसरा क्या है? नवाचार। नई नई भर्तियों से क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंतर्गत कुछ न कुछ विशेष गुण होता है, तो हमको उस पद में क्या बनी रहती है? नवीनता बनी रहती है। तीसरा क्या है? विस्तृत चयन। बाह्य भर्ती में जो चयन का दायरा रहता है वो काफ़ी विस्तृत रहता है। नवीन प्रतिभा को चांस, फोर्थ पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि इसके माध्यम से बाह्य भर्ती में क्या है? नवीन प्रतिभा, नए नए प्रतिभा को क्या मिला जाता है? मौका दिया जाता है। प्रतियोगिता की भावना, बाह्य भर्ती के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है, इसलिए क्या होता है? नवीन प्रतिभा को चांसेस मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। प्रतियोगिता की भावना जन्म लेती है। पक्षपात की कम संभावना। इस प्रकार की भर्ती में क्या होती है? पक्षपात होने की क्या होती है? कम संभावना होती है। और शॉर्ट आंसर में एक जो प्रश्न है, बच्चे बहुत इजी प्रश्न है लेकिन फिर भी उसको आंसर राइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को ही समझ नहीं पाते कि अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट क्या है? अभिरुचि परीक्षण का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति है, वो मान लो कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण किया है, अब उसको सहायक ग्रेड 3 या 2 के लिए उसको एग्ज़ाम होगा, है ना? तो यही है कि उसकी जिस पद में रुचि या जिस कार्य में रुचि है, जिस कार्य को करने में रुचि है, उसमें वो दक्ष है कि नहीं, कुशल है कि नहीं, इसके लिए उसकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? अभिरुचि परीक्षण कहा जाता है। तो उस कार्य को करने में उसकी योग्यता की परीक्षण के लिए जो टेस्ट किया जाता है, इंटरेस्ट टेस्ट को ही क्या कहा जाता है? अभिरुचि परीक्षण कहा जाता है। और साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किसी पद में नियुक्ति के लिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो योग्य व्यक्ति को चुनाव के लिए मौखिक ओरल उनका एग्ज़ाम होता है कि वो उस पद के योग्य है कि नहीं, और उसके पूरा अभिव्यक्ति, उसका जो पर्सनालिटी है उसके टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? साक्षात्कार किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार से मतलब मेरी जितने भी प्रबोध नवोध में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न नियुक्तिकरण से आए हुए हैं, उसको मैंने पूरा ही प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। निर्देशन से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निर्देशन की विशेषता या किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2018-21 में आया हुआ है। तो निर्देशन की जो पहली विशेषता है, यह व्यवसाय को क्या प्रदान करता है? गतिशीलता प्रदान करता है, या कार्यों को व्यावसायिक कार्यों को गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन क्योंकि हम अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो ये क्या करता है? कार्यों में क्या करता है? निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन है, ये प्रबंध के प्रत्येक स्तर पे क्या किया जाता है? निर्देशन का कार्य किया जाता है, अर्थात प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन आवश्यक होता है।
फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, निर्देशन का प्रवाह उच्च से निम्न कर्मचारियों के मध्य होता है। अर्थात निर्देशन जो उच्च कर्मचारी रहते हैं या अधिकारी रहते हैं वो अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते हैं। इसीलिए जो निर्देशन का प्रभाव क्या रहता है, ऊपर से नीचे की ओर रहता है। उसके बाद निर्देशन में क्या रहता है, विभिन्न तत्वों का समूह रहता है। निर्देशन में क्या रहता है, विभिन्न तत्वों का समूह रहता है। तो ये क्या है, निर्देशन की विशेषताएं हैं। ये भी 5 या 6 नंबर में पूछी जा सकती है। निर्देशन में अभिप्रेरणा जो सेक्शन है उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रेरक, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक, प्रेरणा या प्रेरक, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक किसे कहते हैं। तो प्रेरण या प्रेरक मतलब प्रेरण या प्रेरक जिस वस्तु को देखकर कोई व्यक्ति है उस कार्य को करने के लिए इच्छुक, उसके अंदर इच्छा पैदा होती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रेरक, है ना। जैसे कि मान लो किसी एक्टर को एक्टिंग करते हुए देख किसी अन्य व्यक्ति को भी एक्टर बनने की इच्छा हो जाना, तो कह सकते हैं कि वो जो घटना थी, वो जो एक्टिंग है, एक्टिंग करते हुए देख के दूसरों को दूसरे के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, प्रेरक उत्पन्न हो गया, प्रेरक का भाव आ गया, प्रेरित हो गया कि मैं भी एक दिन एक्टर बनूंगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है। अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेट होना, वो किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, अभिप्रेरित करना, लोगों की बातों से या किसी सलाह से, मशवरा से हम किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, उसको और बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। और अभिप्रेरक से आशय उस विधि या तकनीक से है जो लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अभिप्रेरक मतलब किसी व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए कोई भी अतिरिक्त वर्क किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अभिप्रेरक कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो शॉर्ट आंसर में है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग आंसर में ये प्रश्न आने की संभावना है और ये थोड़ा सा कठिन भी है। तो इस प्रश्न को आप लोग जनरली बार बार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को बार बार सुनेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसी कारण इस प्रश्न को मैं इसमें ली हूँ कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और उसका जो स्टेप्स है उसको भी लिखिए। तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरक मतलब किसी कार्य को देख के हम क्या करते हैं, वैसे बनने की इच्छा होना, ये प्रेरक का काम कर देता है और हम क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। और अभिप्रेरणा का अर्थ होता है कि हमको कोई बाहरी व्यक्ति अभिप्रेरित करता है या स्वयं से हम किसी कार्य को करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और उसको करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो अतिरिक्त फोर्स के रूप में, है ना, पहले कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसको और बहुत अच्छे से करना है, उसका परिणाम बहुत अच्छे से लाना है, या जो कार्य हम नहीं करे हैं उसको भी करेंगे, इस टाइप की जो भावना की जागृत होना ही क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। तो अभिप्रेरणा के जो जैसे एक बच्चा है, उसको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आप फर्स्ट आओगे तो आपको एक साइकिल है वो आपके गिफ्ट के रूप में दे देंगे, है ना, या फिर आपको किसी अच्छी जगह घूमने ले जाएंगे। तो वो बच्चा है कार्य तो कर ही रहा है लेकिन उसको अभिप्रेरणा मिली कि उस कार्य को अच्छे से करेगा तो उसको साइकिल या घूमने का ऑप्शन मिलता है, तो उस कार्य में और अपना जी जान लगा के उस कार्य को करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबसे पहले है असंतुष्ट आवश्यकता। असंतुष्ट आवश्यकता हो जाती है तो हम तनाव, दूसरा स्टेप होगा तनाव, आवश्यकता है असंतुष्ट होगी, हम तनाव में रहेंगे। उसके बाद हम में क्या आ जाएगी, तीव्रता आएगी, तनाव बढ़ते जाएगी। तो उस तनाव से बाहर निकलने के लिए कैसे हम इससे बेचैन, तीव्रता आएगी,
फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, खोज या व्यवहार करेंगे, फिर उस आवश्यकता को संतुष्टि करेंगे और तनाव से मुक्ति पालेंगे। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा के 6 स्टेप है। इसको एक बार फिर बोलूँगी, असंतुष्ट आवश्यकता, तनाव, तीव्रता, खोज या व्यवहार, आवश्यकता, संतुष्टि और तनाव से मुक्ति।